हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द वेक्टर स्पेस। आज हम डिफाइन करने वाले हैं बेसिस एंड डायमेंशन को, जो हम चैप्टर कर रहे थे। अभी तक हमने पढ़े दो चीज़ें, एक तो लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट और एक स्पैनिंग सेट। ठीक है, तो हम इन दोनों चीज़ों को कंबाइन करके बेसिस बनाने वाले हैं। ठीक, अ सेट एस में मैंने कुछ एलिमेंट ले लिए v1 v2 vn इज कॉल्ड बेसिस ऑफ v। इसको हम बेसिस कब कहेंगे? इट इज अ बेसिस ऑफ v इफ नंबर 1 s इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। s जो है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। सेकेंड चीज, v इज इक्वल टू ls, दैट इज s जो है वो v को स्पैन करे। ठीक है, इंडिपेंडेंट भी हो और स्पैनिंग भी हो तो उस सेट को हम क्या कह देते हैं? दैट सेट इज कॉल्ड द बेसिस। ठीक है, तो बेसिस मींस वो सेट जो लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है, वो सेट जो आपके पास पूरे के पूरे वी को स्पैन भी कर रहा है, दैट इज कॉल्ड अ बेसिस। ठीक, तो व्हाट इज द डायमेंशन? डायमेंशन इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बेसिस। ठीक, अब एक ही सेट आपके पास ऐसी कंडीशन को सेटिस्फाई करे ये जरूरी नहीं है। आपके पास एक से ज्यादा सेट आ सकते हैं, कई सेट्स आ सकते हैं इनफैक्ट, जो आपके पास बेसिस बनाए, जो इंडिपेंडेंट भी हो और स्पैन भी करे। तो क्या गारंटी है कि उन हर एक सेट्स के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो फिक्स होंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो अगर एक सेट में n है तो दूसरे में भी n होने चाहिए, तभी तो मैं कहूंगी कि ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ बेसिस। बेसिस चेंज हो गई, इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स चेंज हो गए। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो चेंज नहीं होंगे, ये हम आगे एक रिजल्ट में प्रूफ करेंगे। ठीक है, कि किसी भी बेसिस के अंदर अगर एक बेसिस में n एलिमेंट आ रहे हैं तो दूसरी भी किसी बेसिस में सिर्फ n एलिमेंट्स ही आएंगे। ठीक, अब हम यहाँ पर इसको प्रूफ करते हैं कि इससे कुछ रिजल्ट्स इसके प्रूफ करते हैं। बेसिस की सबसे पहली डेफिनेशन कि अगर S इज इक्वल टू v1 v2 vn इज अ बेसिस, देन एवरी एलिमेंट ऑफ v has a unique representation as the linear combination of elements of S। ठीक है, मैंने ये कहा था कि S जो है अगर बेसिस है तो V का हर एलिमेंट S के एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन में आएगा, क्योंकि ये इसको स्पैन कर रहा है। स्पैन करने का मतलब V का हर एलिमेंट S के एलिमेंट का लीनियर कॉम्बिनेशन है। तो अब हम यहाँ पे क्या प्रूफ करने वाले हैं कि अगर आपके पास ये बेसिस बन रही है तो आपके पास हर एलिमेंट की जो रिप्रेजेंटेशन एज द लीनियर कॉम्बिनेशन है दैट इज यूनिक। ठीक, तो इज अ बेसिस इफ एंड ओनली इफ, ये रिजल्ट आपके पास इफ एंड ओनली इफ रिजल्ट है। तो मैंने क्या किया, फर्स्ट लेट S इज अ बेसिस। ठीक है, S अगर बेसिस है तो मुझे रिप्रेजेंटेशन यूनिक करनी है एंड V बिलोंग्स टू V। ठीक, लेट V कैन बी रिटर्न एज, V को मैं लिख सकती हूँ A1 V1 प्लस A2 V2 प्लस एंड सो ऑन AN VN, एक रिप्रेजेंटेशन, एंड V इज इक्वल टू B1 V1 प्लस B2 V2 प्लस एंड सो ऑन BN VN। ठीक है, लेट V कैन बी रिटर्न एज इन टू वेज, B टू डिफरेंट रिप्रेजेंटेशंस, B टू रिप्रेजेंटेशंस ऑफ। ठीक है, अब मैंने दो अलग अलग रिप्रेजेंटेशंस मान ली। इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, दोनों चीजें सेम हो गई। दैट मीन्स A1 V1 प्लस A2 V2 प्लस एंड सो ऑन AN VN, इट इज सेम एज B1 V1 प्लस B2 V2 प्लस एंड सो ऑन BN VN। इसको लेफ्ट में लाके सबट्रैक्ट कर दे, A1 V1 प्लस A2 V2 प्लस एंड सो ऑन AN VN माइनस B1 V1 माइनस B2 V2 माइनस एंड सो ऑन माइनस BN VN इक्वल टू 0। अब V1 वाले कलेक्ट कर लेते हैं, A1 माइनस B1 इंटू V1। आपको पता है कि कॉम्यूटेटिविटी लगेगी तो आपके पास ये ऑर्डर चेंज होता चला जाएगा, ये एलिमेंट इधर आ जाएगा, ऐसे ये एलिमेंट इधर आ जाएगा, प्लस A2 माइनस B2 इंटू
v2 प्लस एंड सो ऑन an माइनस bn इंटू vn इक्वल टू 0। अब आपने ये कहा था कि v1 v2 vn इज अ बेसिस, इसका मतलब S सेट कैसा है, इट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो कोई भी इसका लीनियर कॉम्बिनेशन अगर जीरो हुआ तो सारे स्केलर्स जीरो होंगे। दैट मीन्स a1 माइनस b1 इज जीरो, a2 माइनस b2 इज जीरो, सो ऑन an माइनस bn इज जीरो। इसका मतलब a1 जो है वो b1 के इक्वल आ गया, a2 जो है वो b2 के इक्वल आ गया, an जो है वो bn के इक्वल आ गया। मतलब ये जो दोनों रिप्रेजेंटेशन थी वो दोनों रिप्रेजेंटेशंस सेम हो गई। तो रिप्रेजेंटेशन कैसी हो गई, यूनिक हो गई। ठीक है, अब हमें क्या प्रूव करना है, कन्वर्सली कन्वर्सली हमने मान लिया कि आपके पास S जो है, कन्वर्सली हमने मानना था कि V की रिप्रेजेंटेशन यूनिक है, V बिलोंग्स टू V हैज यूनिक रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ S। इसका मतलब V का हर एलिमेंट S के लीनियर कॉम्बिनेशन में तो आ रहा है। तो हमें प्रूफ क्या करना था, हमें प्रूफ करना था S इज अ बेसिस। तो बेसिस प्रूफ करने के लिए क्या प्रूफ करना रह गया, सिर्फ S को लीनियरली इंडिपेंडेंट, क्योंकि स्पैनिंग तो मैंने ऑलरेडी गिवन कर दी कि इस V का हर एलिमेंट S के एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन में आ रहा है। ठीक है, तो नाउ 0 जो है वो V में है, V में है तो V के हर एलिमेंट की रिप्रेजेंटेशन है इन द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ S। देयरफॉर 0 कैन बी रिटन एज a1 v1 प्लस a2 v2 प्लस एंड सो ऑन an vn। ठीक है, ऑल्सो 0 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 0 कैन बी रिटन एज 0 इंटू v1 प्लस 0 इंटू v2 प्लस एंड सो ऑन 0 इंटू vn। दो तरह से लिखा जा सकता है 0 को। इसका मतलब जब भी आपके पास कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन 0 हुआ तो आपके पास स्केलर्स को क्या होना पड़ेगा, 0। क्यों, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन यूनिक थी। ये तो दो रिप्रेजेंटेशन आ गई, दो रिप्रेजेंटेशन अगर आ रही है तो इसका मतलब दोनों रिप्रेजेंटेशन सेम होनी चाहिए। मैंने कहा रिप्रेजेंटेशन इज यूनिक, अगर यहाँ दो आ रही हैं दैट मीन्स दे मस्ट बी सेम। सो बाय द गिवन कंडीशन सारे स्केलर्स जो है दोनों के सेम हो जाएंगे। v1 के साथ यहाँ a1 ये 0 सेम, a2 ये 0 ये सेम एंड सो ऑन an इज इक्वल टू 0। सो इसका मतलब सारे स्केलर्स कैसे हो गए, सेम हो गए। तो 0 को जब भी मैं लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखूंगी तो वो आपके पास सारे स्केलर्स क्या आ जाएंगे, 0 आ जाएंगे। अगर सारे स्केलर 0 आ गए इसका मतलब S इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। स्पैनिंग ऑलरेडी मैंने कह दिया था, हर एलिमेंट इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में है, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया। सो अल्टीमेटली क्या हुआ, देयरफॉर S इज अ बेसिस। ठीक है, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम हम आज करते हैं, दैट इज एक्सटेंशन थ्योरम। What this theorem states, every linearly independent set can be extended to form a basis। ठीक है, कोई भी लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट हमेशा एक बेसिस तक एक्सटेंड होगा। मतलब या तो वो खुद बेसिस बनाएगा या उससे बड़ा कोई लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट आएगा जो बेसिस बना देगा। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम ऑफ बेसिस एंड डायमेंशन। वेक्टर स्पेस की ही बेसिकली ये सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है। दो थ्योरम्स हैं, एक एक्सटेंशन थ्योरम है, एक एग्जिस्टेंस थ्योरम है। एक्सटेंशन में क्या कह रहे हैं हम, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट को हम एक्सटेंड कर सकते हैं बेसिस तक। एग्जिस्टेंस में कहेंगे हम स्पैनिंग सेट के अंदर कंटेन होती है बेसिस। स्पैनिंग सेट या तो खुद बेसिस होगा या हम उसको रिड्यूस करके बेसिस बना सकते हैं। और एक्सटेंशन थ्योरम कहती है कि लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट या तो खुद बेसिस होगा या उसको एक्सटेंड करके बेसिस बन जाएगा। तो मैंने एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ले लिया, S इज इक्वल टू v1 v2 vr is a linearly independent set in V। ठीक है, नाउ दो केसेस है, इफ S spans V, अगर ये स्पैन कर जाएगा, इंडिपेंडेंट ये ऑलरेडी है, स्पैन कर गया तो इसका मतलब S इज अ बेसिस। ये तो हुआ केसेस
case 1. So if S does not span V, अगर S V को स्पैन नहीं करता तो क्या होगा? Therefore there exists V belongs to V, कोई एलिमेंट होगा जो इसकी स्पैनिंग में नहीं आएगा, such that V does not belongs to LS. V इसके लीनियर स्पैन में नहीं है, यानी V इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं है. अब V अगर इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं होगा तो हम ये प्रूफ करते हैं कि आपके पास we claim that S यूनियन V इज लीनियरली इंडिपेंडेंट. मतलब S से बड़ा इंडिपेंडेंट सेट आ जाएगा. या तो ये स्पैन कर गया तो बेसिस बन गया, क्योंकि इंडिपेंडेंट ये ऑलरेडी है, स्पैन ये कर जाएगा तो बेसिस बन जाएगा. अगर ये स्पैन नहीं करेगा तो कोई एक ऐसा एलिमेंट आएगा जो इससे स्पैन नहीं हो रहा, दैट मीन्स दैट इज नॉट इन द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ S. हमने ये प्रूफ करना है कि इस S सेट में मैं ये V एलिमेंट और ऐड कर दूं, देन इट विल बी स्टिल लीनियरली इंडिपेंडेंट. तो अब अगर किसी सेट को लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूफ करना है, हम उसका लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू 0 लेते हैं. नाउ लेट A1 V1 plus A2 V2 plus and so on AN VN plus A into V is equal to 0. अब ये चीज क्या हो गई आपके पास? दिस इज इक्वल टू 0. दो केस हैं इसके भी. अगर A 0 हो गया, अगर A 0 हो गया तो ये टर्म तो 0 हो गई, ये सारी टर्म 0 हो गई. दैट मीन्स A1 V1 प्लस A2 V2 प्लस एंड सो ऑन AN VN भी 0 होगा. ठीक है. अब ये चीज 0 है और S कैसा है? S इज लीनियरली इंडिपेंडेंट. ये S का लीनियर कॉम्बिनेशन ही तो आया. N थे ये, सॉरी R थे एलिमेंट्स. दिस इज R. अब S जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है. सो इसका मतलब आपके पास क्या हुआ? A1 A2 AR सारे आपके पास कैसे हो गए? 0 हो गए. अगर सारे के सारे स्केलर 0 हो गए तो सारे स्केलर 0 होने से क्या हुआ? S यूनियन V कैसा हो गया? दिस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट. केस 2 पे चलते हैं. सेकंड केस, अगर A 0 नहीं हुआ तो अगर A 0 नहीं है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? देन A1 V1 प्लस A2 V2 प्लस एंड सो ऑन AR VR कैन बी रिटर्न एज माइनस A इंटू V. मैं इस टर्म को इधर ले गई. A 0 नहीं है. A जो है वो फील्ड का एलिमेंट है. फील्ड में क्या होता है? हर नॉन जीरो इन्वर्टिबल होता है, तो इनवर्स इसका एग्जिस्ट करेगा. तो इट विल बी माइनस A1 अपॉन A इंटू V1 माइनस A2 अपॉन A इंटू V2 माइनस AR अपॉन A इंटू VR. हर एलिमेंट को मैंने A से माइनस A से डिवाइड कर दिया. दिस इज V. दैट मीन्स V कैन बी रिटर्न एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ V1 V2 VR. दैट मीन्स V कहाँ चला गया? LS में. V जो है वो S से स्पैन हो गया, विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन. इसका मतलब आपके पास क्या हुआ? ये तो केस हो नहीं सकता. दिस केस इज नॉट पॉसिबल. इसका मतलब ये S यूनियन V ही लीनियरली इंडिपेंडेंट हुआ. दो ही केस थे पॉसिबल, एक केस हो नहीं सकता तो दूसरा ही केस होगा. देयरफॉर S यूनियन V इज लीनियरली इंडिपेंडेंट. अब अगेन दो केसेस. नाउ आइदर S यूनियन V इट इज अ बेसिस, या तो ये बेसिस बनेगा या कोई और एलिमेंट आएगा जो इससे स्पैन नहीं होगा. अगर वो स्पैन नहीं होगा तो उसको फिर हम ऐड कर देंगे, सेट जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट बन जाएगा. ठीक है. सो अगेन इफ S यूनियन V is not a basis, then we can find W belongs to V such that S यूनियन V ये तो सेट था, यूनियन W इज लीनियरली इंडिपेंडेंट. तो इस तरह से हम इसको एक्सटेंड करते जा रहे हैं. ठीक है. सिंस हमें क्या दिया हुआ था इसके अंदर, एक कंडीशन जो हम ऊपर लिखना भूल गए, V क्या है? इट इज फाइनाइटली जनरेटेड. V सिर्फ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट से ही जनरेट होगा. अब ये फाइनाइट ही है, एक्सटेंड होते जा रहे, कहीं ना कहीं तो स्टॉप होगा. देयरफॉर आफ्टर अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स, after a finite number of steps, we can find a set which is basis.
ठीक है, ये प्रोसेस इनफाइनाइटली तो नहीं चल सकती ना कि आप एलिमेंट निकालते जा रहे हो जो स्पैन नहीं हो रहे, निकालते चले जा रहे हो, इसका मतलब तो स्पैनिंग सेट इनफाइनाइट हो गया, बट स्पैनिंग सेट फाइनाइट था, इसका मतलब फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स के बाद हमें बेसिस निकल जाएगी। अब इसका मतलब यहाँ पे देखो हमने क्या निकाला, हमने कहा कि हम एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट को एक्सटेंड करते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो आपके पास लास्ट लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट आएगा जिसको हम बेसिस कह रहे हैं, जिसे हम फर्दर एक्सटेंड नहीं कर पाएंगे, तो उस लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट को हम क्या कहते हैं, मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। मैक्सिमल मतलब उससे बड़ा कोई लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट नहीं आएगा, ठीक है, सच दैट देयर इज नो लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट, ठीक है, विच इज ग्रेटर देन S, ठीक है, S is maximal linearly independent set such that there is no linearly independent set which is greater than S। इसको if कर दो, S जो है वो मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट कब होगा, जब आपके पास इससे बड़ा कोई और लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट नहीं आएगा। अब हमें एक यहाँ पे छोटा सा रिजल्ट और देखते हैं कि मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट इज अ बेसिस। देखो कैसे होगा भाई, यहां पर जो मैंने ऊपर वाली थ्योरम की, इसमें मैं इसको मैक्सिमल कह दूं, जो मैंने रिजल्ट किया कि इंडिपेंडेंट सेट है, अगर मैं इसको यहां पे यही कह दूं कि ये मैक्सिमल है, मैंने यही कहा ना कि S जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है, अगर मैं इसको कह दूं कि मैक्सिमल सेट है, या तो ये बेसिस बनेगा, अगर नहीं बनेगा तो कोई और एलिमेंट आएगा, कोई और एलिमेंट आएगा तो हम इसको लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं लिखेंगे, हम ये लाइन हटा देंगे, ठीक है, हम ये डायरेक्ट ये कंसीडर कर लेंगे, डायरेक्ट ये कंसीडर करेंगे, केस 1 आएगा तो ये इंडिपेंडेंट हो गया, बट S तो मैक्सिमल था, तो इसका मतलब इस केस में कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगी, इस केस में कॉन्ट्राडिक्शन आएगी, तो यहां से आपके पास क्या आ गया कि A नॉट इक्वल टू 0 है, तो V जो है वो इससे स्पैन हो गया। V हम कोई भी अब आर्बिट्ररी एलिमेंट ले लेंगे तो हम बता देंगे कि ये स्पैन कर रहा है, ठीक है, ये केस भी कॉन्ट्राडिक्शन, ये केस भी कॉन्ट्राडिक्शन, इसका मतलब आप इससे बड़ा इंडिपेंडेंट सेट नहीं निकाल सकते, इसका मतलब ये खुद ही क्या बन जाएगा, बेसिस बन जाएगा, ठीक। इस केस में आप सिर्फ लिखने का तरीका बदला है, मेथड सारा वही है कि हमने कहा कि अगर ये स्पैन नहीं कर रहा तो आपके पास क्या आ जाएगा, V LS में नहीं है तो हमारे पास इसका कोई केस बनता ही नहीं, दोनों ही केस कॉन्ट्राडिक्शन में जा रहे हैं, अल्टीमेटली क्या होगा, इट मस्ट बी अ बेसिस, ठीक है, दोनों केसेस की कॉन्ट्राडिक्शन हो गई ना, क्योंकि हमने इसमें क्या माना था कि या तो ये बेसिस नहीं है, देखो हमने क्या लिया, हमने माना कि ये बेसिस ये तो बेसिस बन गया, ये तो यहाँ तो खत्म हो गया, अगर ये बेसिस नहीं था तो V स्पैनिंग में नहीं था, इसका मतलब इससे केस 2 में कॉन्ट्राडिक्शन आएगी, क्योंकि X मैक्सिमल था तो इससे फर्स्ट केस में भी कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन आई तो इसका मतलब ये वाला केस ही कॉन्ट्राडिक्शन का है, अल्टीमेटली ये क्या बन जाएगा, बेसिस बन जाएगा, ठीक है। तो सेम यही स्टेप्स करने हैं, जस्ट लिखने की थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज हो जाएगी। एक बार आप इसको देखेंगे रिजल्ट को कि मैक्सिमल इंडिपेंडेंट सेट जो है वो बेसिस बनता है। अब हम इसके थोड़े से एग्जांपल्स करते हैं, देखते हैं कैसे हमारे पास बेसिस निकलती हैं। हमारे पास क्वेश्चन है कि सेट S सेट क्या है, 1 0 0 1 1 0 1 1 1 और 0 1 0, ठीक है। ये सेट जो है वो R3 कह लो या आप इसे V3R भी कह सकते हो, इसको स्पैन तो करता है, इट इज अ स्पैनिंग सेट बट नॉट अ बेसिस। पहले हम स्पैनिंग सेट प्रूफ करते हैं। स्पैनिंग सेट के लिए मैंने क्या करना है, हमने लेना है लेट A B C बिलोंग्स टू R3, इसको इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है, A B C is X into 1 0 0, Y into 1 1 0, this is 1 1 0, ठीक है, प्लस Z into 1 1 1 प्लस T into 0 1 0। देखो फर्स्ट प्लेस पे क्या आएगा, X प्लस Y प्लस Z, सेकेंड प्लेस यहां से 0 सिर्फ Y प्लस Z प्लस T,
थर्ड प्लेस पे क्या आएगा 0 0 z। दोनों साइड कंपेयर कर दो, कंपेयर करेंगे तो z की वैल्यू क्या आ गई, z इज इक्वल टू c, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू a एंड y प्लस जेड प्लस t इज इक्वल टू b। ठीक है, z की वैल्यू इधर पुट करो, x प्लस वाई इज इक्वल टू a माइनस सी, y प्लस टी इज इक्वल टू b माइनस सी। ठीक है, तो सपोज y को मैंने ले लिया 0, y को 0 लिखेंगे तो x की वैल्यू क्या आ गई a माइनस सी, t की वैल्यू क्या आ गई b माइनस सी। कॉन्स्टेंट्स एक बार निकल आए ना, x y z और t की एक वैल्यू तो निकल आई। वैसे यहां से भी डिफरेंट आ सकती है, तो हम इसको कह देंगे कि ये बेसिस नहीं है, क्योंकि बेसिस के लिए हमने कहा था कि ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन है दिस शुड बी यूनिक। बट यहां से हमने क्या प्रूव किया कि ये इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में आ जाएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये x y z और t की आपने वैल्यू निकाल के दिखा दी। x इज a माइनस सी, y इज 0, z इज c एंड t इज इक्वल टू b माइनस सी। अब चेक करते हैं ये इंडिपेंडेंट है या नहीं। इंडिपेंडेंट के लिए हम क्या करते हैं, इंडिपेंडेंट के लिए हम लीनियर कॉम्बिनेशन 0 लेते हैं। लेट x इंटू 1 0 0 प्लस y इंटू 1 1 0 प्लस z इंटू 1 1 1 t इंटू 0 1 0 इट इज 0। यानी कि ऐड करेंगे ऊपर की तरह सेम x प्लस वाई प्लस जेड, वाई प्लस जेड प्लस टी, z इज इक्वल टू 0। एक चीज तो आ गई, z आ गया 0, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, y प्लस जेड प्लस टी इज इक्वल टू 0। z 0 है ऑलरेडी, तो हम क्या करते हैं, हमें नॉन जीरो सोल्यूशन निकाल के दिखाना होता है ना। क्या आया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 और y प्लस टी इज इक्वल टू 0 से y को मैंने लिख दिया -1। y को -1 लिखूंगी तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1, y को -1 लिखा तो t कितना आ गया 1। तो एक नॉन जीरो सोल्यूशन आया x1 y -1 z इज इक्वल टू 0 t इज इक्वल टू 1। तो नॉन जीरो एलिमेंट्स लेने के बाद भी लीनियर कॉम्बिनेशन 0 है, तो सेट इज नॉट लीनियरली इंडिपेंडेंट। मैंने आपको पहले भी बताया था कि कैसे हमने चेक करना है। दूसरा, आपको लीनियरली इंडिपेंडेंट चेक करना है तो आप इसकी मैट्रिक्स से भी चेक कर सकते हैं। आप इसकी मैट्रिक्स बना दीजिए। मैट्रिक्स के लिए हमने पहला वेक्टर क्या लिखना था, पहला हो गया 1 0 0, दूसरा वेक्टर था हमारा 1 1 0, तीसरा वेक्टर आ गया 1 1 1, चौथा आ गया 0 1 0। ठीक है, अब इसको हमने क्या करना है, रो इक्विवेलेंट फॉर्म में रिड्यूस करना है। रो इक्विवेलेंट फॉर्म ये ऑलरेडी बन रही है, इसके अंदर कितने नॉन जीरो हैं, 3 हैं, तो इसका मतलब रैंक ऑफ ए कितना आ गया 3। बट दिस इज नंबर ऑफ वेक्टर्स कितना है 4, उससे लेस है। अगर इक्वल होता है तो वेक्टर्स इंडिपेंडेंट होते हैं, लेस होता है तो दे आर लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी शो कर सकते हैं, लीनियर डिपेंडेंस या इंडिपेंडेंस। ठीक, अब एक हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। कॉम्प्लेक्स के टपल्स C2 का मतलब C क्रॉस C, दो कॉम्प्लेक्स नंबर A प्लस आयोटा B और C प्लस आयोटा D। ठीक है, इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको हमने लिखा A इंटू 1 0 आयोटा इंटू B इंटू 0 आयोटा, C इंटू 0 1 आयोटा 0 आएगा, प्लस D इंटू 0 आयोटा। करके देखो ऐड, ये हो गया A आयोटा B 0 C 0 आयोटा D। ठीक है, ये हो गया A 0, ये हो गया आयोटा B 0, ये हो गया 0 C, ये हो गया 0 आयोटा D। ऐड करेंगे, फर्स्ट प्लेस पे 2 A प्लस आयोटा B, सेकंड प्लेस पे C प्लस आयोटा D। ये आ गया। इसका मतलब ये चार जो आपके पास टर्म्स हैं, ये चार टर्म्स इसको स्पैन कर रही हैं, क्योंकि C2 का हर एलिमेंट इन चार के लीनियर कॉम्बिनेशन में आ रहा है। अब चेक करते हैं क्या ये चार आपके पास लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं या नहीं। उसके लिए क्या करेंगे, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन 0 लिखेंगे। A 1 0, B आयोटा 0, C 0 1, D 0 आयोटा। ठीक है, ऐड करते हैं तो क्या बनता है, इट इज इक्वल टू, मुझे क्या लिखना है 0 0, क्या आता है ये A प्लस आयोटा B, C प्लस आयोटा D, दिस 0 0।
दैट मीन्स a प्लस आयोटा बी जीरो, c प्लस आयोटा डी जीरो, और इसका मतलब a भी जीरो, b भी जीरो, c भी जीरो और d भी जीरो। अगर सारे स्केलर्स जीरो हैं तो ये सेट कैसा है? सेट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। यहाँ से हमने कहा था ये स्पैनिंग सेट है, इसका मतलब इट बिकम्स अ बेसिस। ये प्रूफ करना था हमने, इट इज अ बेसिस। रेस्ट वी विल डू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।